नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, दिलीप सरदेसाई मजेदार क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट में आने की कहानी और भी शानदार है। पहला क्रिकेटर और एकमात्र पुरुष क्रिकेटर जो गोवा से आता है। भारत ने विदेशी जमीन पर जो पहली सीरीज जीती, उसके सबसे बड़े हीरो थे दिलीप सरदेसाई। दोस्तों, वैसे तो दिलीप सरदेसाई जी के कई किस्से हैं, लेकिन आज जिन किस्सों को मैं सुनाने जा रहा हूं, इसे वरिष्ठ पत्रकार और दिलीप सरदेसाई जी के बेटे राजदीप सरदेसाई की किताब लोकतंत्र 11 से लिया गया हिस्सा है, जिसके पहले चैप्टर में उन्होंने अपने पिता दिलीप सरदेसाई के बारे में लिखा है। चंद चीजों को छोड़कर हमने कोशिश की है कि ये लेख मैं आपको उसी तरावट के साथ सुनाऊं जैसे लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं महान बल्लेबाज दिलीप सरदेसाई जी के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 1956 की शुरुआत में एक बेहद आम इंसान की तरह अपनी आंखों में तमाम सपने और दिल में सैकड़ों प्रार्थनाएं लिए दिलीप सरदेसाई मुंबई की चकाचौंध के बीच पहुंचे। ये वही साल था जिस साल फिल्म सीआईडी में जॉनी वॉकर ने मरीन ड्राइव पर मुंबई का एंथम बन चुका गाना गाया था। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। 5 साल बाद ही वो लड़का जिसने 15-16 साल की उम्र तक कभी क्रिकेट के मैदान में नहीं खेला था, देश के लिए खेलने वाला था। जबकि यह देश नेहरू की नीति से चल रहा था और यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं का बोलबाला था। एक युवा चेहरे के उसके गांव से आकर भारतीय क्रिकेट के केंद्र में आ खड़े हो जाने के बारे में शायद ही कोई योजना बना सकी थी। उसके साथ कुछ था तो बस कड़ी मेहनत, निष्ठा, खूब सारा टैलेंट और हाँ, ढेर सारी किस्मत। कई सालों बाद मैंने यानी कि राजदीप सरदेसाई ने अपने पिता से उनकी सफलता के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं शायद सफलता के लिए भूखा था, मुझे किसी भी हालत में ये सब कुछ चाहिए था। एलिट क्लब, राजशाही और बढ़िया लोकल नेटवर्क के दौर में दिलीप के पास ना कोई गॉडफादर था और ना ही उनकी मदद करने के लिए आगे आने वाला कोई और। गोवा से आने वाले कोंकणी जुबान बोलने वाले एक लड़के के तौर पर नए माहौल में बसने के शुरुआती दिनों के दौरान उन्हें कुछ समस्याएं जरूर आई। दिलीप कहते हैं कि जब मैं मुंबई आया तो मैं अपने भाई सोपान के सिवा किसी और को नहीं जानता था। वो अच्छा क्रिकेटर था और उस वक्त तक उसने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लिए खेलना शुरू कर दिया था। मैं पूरी तरह से खुद के ही द्वारा बनाया गया हूं, वो गर्व से ये बात अपने बेटे राजदीप को कहा करते थे। सरदेसाई परिवार साउथ मुंबई के भीड़ भरे चौपाटी इलाके में मौजूद मरीना मेंशन बिल्डिंग में रहने लगा। ये बेहद खूबसूरत मरीन ड्राइव के बहुत ही पास था। मरीन ड्राइव एक आंगन की तरह मालूम देता, जिसके उस छोर पर समुद्र है और वहां मुंबई के आपस में गुत्थम गुत्था होते घर कुछ वक्त के लिए खुली सांस ले लेते हैं। इसी जगह पर बाहर से आने वाले लोग अपनी शहरी सपनों को जी पाते हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी ये कहा है कि जब वो इस शहर में नए आए तो एक दफा उन्हें मरीन ड्राइव की बेंच पर ही सोना पड़ा था। 15-16 साल के दिलीप के मन में मुंबई से जुड़ी हर तस्वीर मरीन ड्राइव के आसपास मौजूद जिमखानों के क्रिकेट के मैदानों से जुड़ी थी। जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्रिकेट का खेल सांप्रदायिक लकीरों से बांटा जाता था, हिंदू, पारसी और इस्लाम जिमखाना ही इसके युद्ध स्थल थे। हर सुबह और शाम दिलीप समंदर के सामने वॉक करने जाते, 5 पैसे का चना खरीदते और क्रिकेट देखते। उन्हें ये जन्नत सा महसूस होता। जिस वक्त दिलीप मुंबई आए, विजय मर्चेंट रिटायर हो चुके थे और उनकी जगह विजय मांजरेकर ने मुंबई की बल्लेबाजी की मशाल थाम ली थी। इस दौरान टेस्ट प्लेयर्स लगातार मुंबई आकर यहाँ के मैदानों में क्रिकेट क्लब खेला करते थे। जब दिलीप ने पहली बार मांजरेकर को बैटिंग करते हुए देखा तो वो किसी और दुनिया के सफर पर निकल पड़े थे। दिलीप सरदेसाई कहते थे कि मडगांव में मैंने इन खिलाड़ियों के बारे में बस सुना ही था।
इसलिए जब मैंने मांजरेकर को बैटिंग करते हुए देखा तो मैं इतना उत्साहित था कि उस रात सो नहीं सका और अपने हाथ में बल्ला लेकर डिफेंसिव स्ट्रोक की प्रैक्टिस करता रहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा। दिलीप ने भवन कॉलेज में अपना नाम लिखवाया, जो कि उनके घर से कुछ कदम ही दूर था। यहाँ अपने पहले ही कॉलेज गेम में सेंचुरी मारी। एक साल बाद वो विल्सन कॉलेज चले गए, जो कि चौपाटी इलाके में ही एक बड़ा और प्रतिष्ठित संस्थान था। उसका अच्छा इतिहास था और उस वक्त के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई भी उसी कॉलेज के पढ़े हुए थे। ये वही जगह थी जहां दिलीप को उनका पहला ब्रेक मिला। अगर वो कॉलेज में प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो अपनी बिल्डिंग की छत पर बल्ला चला रहे होते थे। मॉनसून के दिनों में वो इधर उधर के लड़कों को लेकर आते और उनसे गीली टेनिस बॉल फिकवाते और खुद को तैयार करते। इनके पड़ोसी मयूरेश कहते हैं कि देर रात तक लाइट जलाकर हम गेंद फेंकते और दिलीप बैटिंग करता। राजदीप लिखते हैं कि छत पर मिली ट्रेनिंग ने मेरे पिता को बहुत मदद की। उन्हें वो सबक मिला जो उस पीढ़ी के क्रिकेटर्स के लिए आत्मसात करना जरूरी था। आउट होने से बचने के लिए हवा में नहीं, जमीन पर गेंद मारो। पापा कहते थे कि छत पर ही मेरी बैटिंग परफेक्ट हुई और मैं स्ट्रेट खेलने लगा, क्योंकि अगर मैं गेंद हवा में मारता तो 4 माले नीचे जाकर बॉल लानी पड़ती थी। टेनिस की गीली गेंद से की जाने वाली प्रैक्टिस भी आगे चलकर कितने ही इंडियन क्रिकेटर्स के कोचिंग मैनुअल का हिस्सा बन गई। कड़ी ट्रेनिंग अब फल देने लगी थी। विल्सन के 2 साल में दिलीप ने रनों का पहाड़ खड़ा करना शुरू कर दिया था। 1958 में उन्होंने कॉलेज टीम से एक बेहद मजबूत हिंदू जिमखाना टीम के खिलाफ खेला, जिसमें कई मुंबई रणजी खिलाड़ी भी शामिल थे। इस टीम के कप्तान विनु मांकड़ थे, जो विजय मर्चेंट की ही तरह भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़े नाम थे और इस देश के महानतम स्पिनर ऑलराउंडर थे। मांकड़ जिस वक्त में क्रिकेट खेला करते थे, उनके जैसे खिलाड़ी मिलते नहीं थे। वो नौसिखियों के जमाने में प्रोफेशनल प्लेयर थे। वो अपनी गर्मियां इंग्लैंड में लंकाशायर लीग में खेलते हुए गुजारते। वो पहले इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने मशहूर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट ब्रिल क्रीम का विज्ञापन किया था, जिसके लिए उन्हें 300 पाउंड की एक मुश्त रकम मिली थी। जब सरदेसाई ने टीम के 120 के स्कोर में अकेले 90 नॉट आउट बनाए तो मांकड़ को विश्वास हो गया था कि वो जो देख रहे थे आम बल्लेबाजी नहीं थी। उस शाम मांकड़ ड्रेसिंग रूम में आए और दिलीप से बोले, बेटा मैं तुम्हें जिमखाना का मेंबर बना रहा हूं। आज से तुम हमारे लिए खेलोगे, फीस की चिंता मत करना, मैं उसे संभाल लूंगा। विल्सन से दिलीप सिद्धार्थ कॉलेज पहुंचे, जो उस वक्त क्रिकेट के मामले में बेहतरीन जगह थी। उनकी फीस माफ कर दी गई थी और वीवी प्रभु देसाई, जो कि वहां के मैनेजर थे और क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी थे, बस एक ही बात कहते थे, मैच जीतो और मैं सबको ग्रेजुएट करवा दूंगा। वो याद करते हुए कहते थे कि कॉलेज क्रिकेट में इतने रनों का मतलब ये था कि अब दिलीप साहब को अगले लेवल पर जाना था। 1958 में उन्हें बॉम्बे यूनिवर्सिटी की टीम के लिए पहली बार चुना गया। अगले 3 सालों में वो यूनिवर्सिटी क्रिकेट में अपना पूरा दबदबा कायम कर ले गए। वो अपनी मर्जी से सेंचुरी और डबल सेंचुरी मार रहे थे। महाराष्ट्र के मिडिल क्लास की मेहनत और लगन की बदौलत भारतीय क्रिकेट में मुंबई की टीम एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रही थी। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, जिसमें मराठी भाषी अलग राज्य की मांग कर रहे थे, अपने चरम पर पहुंच रहा था। महाराष्ट्र समुदाय के लिए क्रिकेट पहचान बन रहा था। मांजरेकर, अजीत वाडेकर, रमाकांत देसाई और बापूनाथ कर्णी जैसे खिलाड़ी उस क्रांति का हिस्सा बन रहे थे, जो मुंबई के मैदानों और मराठी भाषी मिडिल क्लास कॉलोनियों में जागृत होकर दौड़ रही थी। 1950 के उत्तरार्ध और 60 के दशक के दौरान क्रिकेट के लिए मुंबई वही हो गया था जो फुटबॉल के लिए बंगाल था, खेल की पौधशाला। इन 2 दशकों में इंडिया के लिए खेलने आए 73 नए खिलाड़ियों में से 20 मुंबई से थे।
1958 से 73 के सुनहरे समय में मुंबई रणजी ट्रॉफी जीतती आई, उसे कोई हरा नहीं सका। जब इंडिया ने पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती थी तो टीम में 6 मुंबई के प्लेयर थे, जिसमें से एक मेरे पिता थे। यूनिवर्सिटी क्रिकेट लगातार मुंबई के क्रिकेट को मजबूत बनाया जा रहा था। उस वक्त मुंबई की टीम के लिए खेलना इंडिया की टीम के लिए खेलने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। बहुत कंपटीशन था, लेकिन इसमें मजा भी खूब आता था। हम सभी बहुत यंग थे और देश भर में इधर उधर खेलने के लिए जाया करते थे। हम ट्रेन से जाते थे और अधिकतर सेकंड क्लास में सफर करते। इस दौरान हम गाने गाते या ताश खेलते। ये सारी बातें राजदीप सरदेसाई को उनके पिता दिलीप सरदेसाई ने बताई थी, जो कि उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। आगे वो कहते हैं कि क्रिकेट सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं था, वो रोजगार का भी एक साधन था। साल 1958 में अपने पिता की असामयिक मृत्यु के बाद दिलीप को एक नौकरी की जरूरत थी। उस वक्त पब्लिक सेक्टर के बैंक और टाटा वो अकेली संस्था थी जो खिलाड़ियों को अपनी टीम से खेलने के एवज में पैसे दिया करती थी। एसोसिएटेड सीमेंट्स कंपनी यानी कि एससीसी, जो कि टाटा समूह का ही एक हिस्सा थी, उसके चीफ टैलेंट स्काउट और जनरल मैनेजर के पद पर पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर माधव मंत्री मौजूद थे। दोस्तों, माधव मंत्री महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के चाचा थे। माधव मंत्री ने युवा दिलीप सरदेसाई को हिंदू जिमखाना और अपने क्लब दादर यूनियन के बीच खेले मैच में देख लिया था और यह पहली नजर में हुए प्रेम की एक मिसाल बन गया। माधव मंत्री कहते हैं कि जब मैंने पहली बार उसे खेलते हुए देखा था, मुझे मालूम चल गया था कि ये एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेलेगा। मुझे इस बारे में कोई शक ही नहीं था। मंत्री, जो कि दिलीप सरदेसाई के लिए एक पिता तुल्य शख्सियत बन गए थे, उन्होंने दिलीप सरदेसाई को एसीसी के परचेज डिपार्टमेंट में 1200 रुपए प्रति महीने की नौकरी दिलाई। उन्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता था, बस सुबह 9 बजे दफ्तर जाते और दोपहर में 2 बजे मैदान के लिए निकल पड़ते। दिलीप सरदेसाई के जीवन में सबसे बड़ा ब्रेक आया 1960 में, जब उन्हें यूनिवर्सिटी की मिली जुली टीमों से लिए जाने वाले खिलाड़ियों में लिया गया, जिन्हें पाकिस्तान से आई मेहमान टीम के खिलाफ खेलना था। राजदीप लिखते हैं कि मेरे पिता ने मुझे बताया था कि मैं जब ट्रायल्स के लिए गया तो मुझे काफी बड़े दर्जनों लड़के दिखाई दे रहे थे। मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे ले लिया जाएगा। असल में उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लाला अमरनाथ उस वक्त सेलेक्टर्स के मुखिया थे। वो इंसान की योग्यता के दम पर ही उसे आंकते थे और बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहा करते। उन्होंने दिलीप को नेट्स में एक परफेक्ट डिफेंसिव शॉट खेलते हुए देखा और उन्हें किनारे बुलाया। उन्होंने कहा, देखो बेटे, मैं तुम्हें अपनी टीम में लेने वाला हूं, लेकिन यहाँ और भी सेलेक्टर्स मौजूद हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। इनमें से कुछ को तो क्रिकेट का ABCD भी नहीं आता। थोड़ा 1-2 बॉल हवा में मारो, वो खुश हो जाएंगे, बाकी मैं संभाल लूंगा। कुछ एक शॉट्स के बाद दिलीप सरदेसाई को यूनिवर्सिटीज की मिली जुली टीम में जगह मिल चुकी थी, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ खेलना था। उन्होंने वो मौका भी नहीं गंवाया। उस मैच में दिलीप ने 87 रन बनाए और बोर्ड्स प्रेसिडेंट एकादश के लिए चुन लिए गए। वहां भी उन्होंने शतक मारा और अगले होने वाले टेस्ट मैच के लिए उन्हें 12वें खिलाड़ी के रूप में जगह मिल गई। 1 साल के अंदर ही 21 साल की उम्र में वो इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलने जा रहे थे और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में वो जवाहरलाल नेहरू से हाथ मिला रहे थे। उन्होंने मुंबई की टीम के लिए भी नहीं खेला था और अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्हें एक नया लड़का जो गोवा से आया है कहते हुए नेहरू से मिलवाया गया था। नेहरू ने जवाब दिया, ओह गोवा, चिंता मत करो, भारतीय आर्मी बहुत जल्द गोवा को भी आज़ाद करवा लेगी। इसके बाद 17 दिसंबर को 30,000 भारतीय सैनिक गोवा में मार्च करते हुए घुसे। 2 दिन बाद उसे पुर्तगाल के शासन से आज़ादी मिल चुकी थी। जिस वक्त गोवा आज़ादी का जश्न मना रहा था, दिलीप सरदेसाई भी बेहद खुश थे।
वो अभी अभी भारतीय टेस्ट कैप पहनने वाले 103वें प्लेयर बन चुके थे। दिलीप सरदेसाई बताते थे कि जब मुझे वो कैप मिली थी मैं उसे पहनकर सोया था, मैं इतना उत्साहित था। गोवा में मडगांव के धान के खेतों से इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम्स का सफर शानदार और बेहद असाधारण था। दोस्तों, वैसे तो दिलीप सरदेसाई जी के और भी कई दिलचस्प किस्से हैं जो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपना प्यार इस एपिसोड पर जरूर लुटाएं। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।